नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और मैं एक पेटेंट एजेंट भी हूँ। मेरा पेटेंट एजेंट नंबर है 3339। यू कैन सर्च इट आउट इन इंडियन पेटेंट सर्च, पेटेंट एजेंट सर्च। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन नंबर 50 से लेके 53 के बारे में, जो बता रहा है कि अगर एक से ज्यादा एप्लीकेंट हो, पेटेंटी हो ग्रांट के बाद, तो उस केस में क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं और उसको कैसे डील किया जाता है एज पर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 50 के बारे में। यहाँ पर दिया गया है P1, P2 और P3 लिखा है ना, उसका मीनिंग है ओके, ये पेटेंटी 1 है, ये पेटेंटी 2 है एंड ये पेटेंटी 3 है। बट सभी लोग एक ही पेटेंट के लिए पेटेंटी है, यानी एक ही पेटेंट को 3 लोगों ने अप्लाई किया था, उसके बाद में पेटेंट ग्रांट हो चुकी है। नाउ सेक्शन 50 कहता है each patentee is entitled to an equal and undivided share in the patent। यानी सभी पेटेंटी पूरा का पूरा पेटेंट उसको दिया जाता है, कोई पार्ट नहीं दिया जाता है 33%, 33%, 33%, ऐसा नहीं है। सभी के पास पूरे पेटेंट के राइट्स हैं। राइट फॉर व्हाट? राइट टू, अगर किसी अलग पर्सन को रोकना है कि भाई आप मत कहिए कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट माय परमिशन, आप उसको बना नहीं सकते विदाउट माय परमिशन, आप उसको यूज नहीं कर सकते विदाउट माय परमिशन, तो ये जो राइट्स रहते हैं ना, वो राइट्स सभी के पास है, तीनों के पास, दूसरों को रोकने के। बट ईच कैन मेक यूज ऑफ द राइट्स फॉर वंस ओन बेनिफिट, खुद के बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, विदाउट अकाउंटिंग अदर्स, दूसरों को अकाउंट किए बिना वो अपने राइट्स को यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ बट वो क्या नहीं कर सकते हैं? कांट ग्रांट अ लाइसेंस, किसी को लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, और असाइन अ राइट्स, और राइट्स नहीं असाइन कर सकते हैं विदाउट कंसेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से कंसेंट लिए बगैर। यानी अगर किसी के साथ बिजनेस करना है तो वो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ दूसरों को रोक सकते हैं जरूर, ये मेरी ये पेटेंट है, आप इसको मत यूज कीजिए, दैट इज माई राइट। Purchaser's right don't depends on one patentee or all। अगर आपने कोई भी ये पेटेंट का प्रोडक्ट है वो परचेज किया, तो आप उसके परचेजर बन गए, तो वो परचेजर के लिए कोई राइट्स नहीं है वो कि वो परचेजर उस प्रोडक्ट को, जैसे कि एक आईफोन बना, आईफोन को यूज करने के लिए दे दिया, सपोज से आईफोन 12 मिनी मिल रहा है 49,000 में, तो 49,000 इज द अमाउंट जहां पर ये तीनों के तीनों लोग एग्री है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट को बेच दीजिए। अब परचेजर, मैंने आईफोन परचेज कर लिया, मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है कि वो तीनों क्या समझ रहे हैं, मींस उन तीनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि नहीं किया है, आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे ये प्रोडक्ट 49,000 में मिला। दैट इज इट मींस कि परचेजर राइट डोंट डिपेंड्स ऑन वन पेटेंटी और ऑल, उसको कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 51 क्या कहता है कि चलिए कोई भी डिसीजन लाने में, कोई एक एग्रीमेंट बनाने में, कोई एक लाइसेंस देने में, अगर पेटेंटी 1 एग्री है, पेटेंटी 2 एग्री है, बट कोई एक पेटेंटी एग्री नहीं है, या उल्टा भी केस हो सकता है, एक एग्री है, 2 एग्री नहीं है, तो इस केस में फॉर्म नंबर 11 फाइल करके स्टेटमेंट एंड फैक्ट देने पड़ेंगे कंट्रोलर को। कौन देंगे? फॉर्म नंबर 1 फाइल कौन करेंगे? P1 एंड P2 फाइल करेंगे कि भाई ये P3 समझ नहीं रहा है, आप इसको समझाइए। रिप्लाई फ्रॉम ऑल इंक्लूडिंग P3, यानी फिर कंट्रोलर क्या करेंगे? P3 को भी भेजेंगे कि भाई P1 P2 ऐसा बोल रहे हैं, आप क्यों ये लाइसेंस करना नहीं चाहते हैं, ये एग्रीमेंट करना क्यों नहीं चाहते हैं, तो उनको सुनेंगे। हियरिंग विथ वन एंड ऑल, हियरिंग हो सकती है कि P1 P2 के साथ हो, या फिर P3 के साथ हो, या फिर तीनों के साथ हो, तो हियरिंग बिठाई जाएगी और फिर कंट्रोलर कोई डायरेक्शन यहाँ पर इश्यू करेंगे। ओके, कंट्रोलर गिव डायरेक्शन टू P3 टू साइन एन एग्रीमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा लगे कंट्रोलर को कि P1 P2 की बात सही है, P3 को ये लाइसेंस कर देना चाहिए, मगर वो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है इसलिए वो नहीं कर रहा है, कोई भी रीजन के थ्रू नहीं कर रहा है, तो वो इंस्ट्रक्ट करेंगे P3 को कि आप साइन कर दीजिए एग्रीमेंट को। अगर P3 साइन नहीं करता है उस एग्रीमेंट को, तो उनको 14 डेज के अंदर अंदर, ये 51 सेक्शन में लिखा हुआ है कि 14 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा P3 को। अगर P3 अप्लाई नहीं करता है तो P1 और P2 कैन री इनिशिएट,
दूसरी बार फॉर्म 11 फाइल करके ये हियरिंग की प्रोसेस को रीइनिशिएट कर सकते हैं और वहां पर कंट्रोलर कहेगा कि हाँ मुझे पता है कि पहली बार P3 ने मना कर दिया था, मैंने उसको कहा भी था कि P3 आप साइन कर दीजिए, मगर वो साइन नहीं कर रहा था। तो अब P1 और P2 में से किसी को एक को कहेंगे कि आप P3 की जगह पर साइन कर दीजिए और आप अपनी एग्रीमेंट पे आगे बढ़ जाइए। बट ये सब कुछ मुमकिन है अगर P1, P2, P3 ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इससे पहले नहीं किया है। सो कंट्रोलर कांट गिव डायरेक्शन अगेंस्ट एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। अगर उससे पहले P1, P2, P3 ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वही रहेगा, अगर नहीं किया है कोई कॉन्ट्रैक्ट तब जाके P1, P2 यहां पर अपील कर सकते हैं और कंट्रोलर का डिसीजन जो आएगा वो उनके फेवर में आ सकता है। आई होप इट इज क्लियर इन योर माइंड नाउ। अब बात करते हैं ग्रांट ऑफ अ पेटेंट सेक्शन नंबर 52 के बारे में। ग्रांट ऑफ अ पेटेंट टू ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय अनदर फ्रॉड टू हिम। ग्रांट ऑफ अ पेटेंट टू ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ये क्या है कि जब पेटेंट, देखिए यहां पर लिखा हुआ है पेटेंट रिवोक्ड हो चुकी है अंडर द सेक्शन 64, यानी पेटेंट पहले ग्रांट हो गई थी, उसके बाद में किसी को लगा यार ये तो मेरी पेटेंट है, ये तो चीज मैंने बनाई थी, तो अगर 64 में ये ग्राउंड पे ऑब्टेन्ड रॉन्गफुली करके रिवोक हुई है वो पेटेंट, तो उस केस में ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 12, ये कहां पर मेंशन है रूल नंबर 79 में, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा ना, क्योंकि रिवोकेशन कहां पर होगा, कोर्ट नहीं होगा, कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा तो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द कोर्ट ऑर्डर बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 12 वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कंट्रोलर को कि ये जो पेटेंट है ना वो मेरे नाम पे कर दी जाए, कैन बिकम अ पेटेंटी ऑफ द रिवोक्ड पेटेंट और सेपरेट पेटेंट विथ अ पार्ट ऑफ पेटेंट विल बी फाइल्ड बाय हिम सेपरेटली। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से एक डिवीजन एप्लीकेशन बन जाए, यानी छोटी सी एप्लीकेशन बन जाए जो एप्लीकेशन के लिए वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर बने, वो एप्लीकेंट बने, ऐसा भी हो सकता है, मगर ये कर सकते हैं आफ्टर दी रिवोकेशन ऑफ दी पेटेंट। चलिए अब बात करते हैं 53 के बारे में। 53 क्या कहता है, टर्म ऑफ पेटेंट के बारे में। टर्म ऑफ पेटेंट में क्या है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन कौन कौन सी है, ऑर्डिनरी भी हो सकती है, कन्वेंशनल भी हो सकती है, पीसीटी भी हो सकती है, डिविजनल भी हो सकती है और पेटेंट ऑफ एडिशन भी हो सकती है। तो ये टाइप्स ऑफ पेटेंट्स है। अब एक्सेप्ट पीसीटी बाकी सब की जो प्रायोरिटी डेट है ना वो कहां से है, वो है इंटरनेशनल सॉरी वो है ऑर्डिनरी फाइलिंग डेट से, यानी आपने जिस डे पे एप्लीकेशन फाइल की इंडिया पे वही एक्सेप्ट पीसीटी, बाकी सब केस में वही डेट ऑफ फाइलिंग रहेगी। बट इन केस ऑफ पीसीटी इंटरनेशनल फाइलिंग डेट को ही फाइलिंग डेट गिना जाएगा। इट मींस कि अगर इंडिया में कोई एप्लीकेशन फाइल हुई है 12 महीने के बाद वो पीसीटी में जब फाइल होती है तो वो डेट को इंटरनेशनल फाइलिंग डेट कहा जाता है। इट इज सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन द ईपीओ। तो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस में जब भी एप्लीकेशन जा रही है तब की डेट पीसीटी में कंसीडर होती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। एंड ऑल पेटेंट एक्सेप्ट पेटेंट ऑफ एडिशन विल हैव टर्म ऑफ 20 इयर्स। बाकी सभी के केस में ये डेट से लेके फाइलिंग डेट से लेके 20 ईयर का स्पान मिलता है। एंड इन पेटेंट ऑफ एडिशन इट डिपेंड्स अपॉन कि जो उसकी पेरेंट पेटेंट है, जो पहली पेटेंट है वो कहां से स्टार्ट हुई है, उसकी प्रायोरिटी डेट से 20 इयर्स तक का स्पान मिलता है। तो ये था टर्म ऑफ पेटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी सेक्शन 50 टिल सेक्शन 53 क्लियर हो चुकी होगी। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं मोटिवेटेड रहूंगा तो शायद कंप्लीट ये पूरा पैकेज आपके सामने लेके आ पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।